जीवन में लक्ष्य ऐसा निर्धारित करो जो तुम्हारी क्षमताओं को चुनौती देता है। तुम्हें ऐसा लगे कि हम ये काम नहीं कर सकते, और इतनी शिद्दत के साथ मेहनत करो, इतनी शिद्दत के साथ मेहनत और मशक्कत करो। वही स्थिति तुम्हें तुम्हारे सर्वोत्तम स्तर तक ले जाएगी। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट सीईटी रिजल्ट के ऊपर है, और आपका जो करेक्शन पोर्टल की जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं लगातार, करेक्शन पोर्टल कब खुलेगा। देखो, करेक्शन पोर्टल एक वो पोर्टल है जिसमें आपको अपनी जो सर्टिफिकेट है, जो कैटेगरी की सर्टिफिकेट है, वो अपलोड करनी है। बाकी उसका किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। आपका जो करेक्शन पोर्टल है, अगले वीक में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 95% पॉसिबिलिटी कि अगले वीक में आपका करेक्शन पोर्टल खुलेगा। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, केवल आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं। ठीक है। और बात करें आपका रिजल्ट, शायद मैंने पहले भी बताया था कि लगभग इस महीने के जो लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है। आपके जो भी मार्क्स हैं, मार्क्स की लिस्ट आएगी। संभवतः ऐसा हो सकता है कि भाई आपका रिवाइज, एक बार रिवाइज जो आंसर किया है, क्योंकि ऑब्जेक्शन में जो क्वेश्चन थे जिनमें ऑब्जेक्शन लगा हुआ था, तो उनका भी आपका एक बार जो आपकी रिवाइज आंसर की है वो जारी हो सकती है। ठीक है। तो एक और बीच में जो बार बार जो हम बातें करते हैं, कयास लगाते हैं कि भाई जो एग्जाम था 4 शिफ्टों में हुआ था, तो उसका स्तर थोड़ा सा किसी का कठिन था, थोड़ा सा किसी का एवरेज था, किसी का सरल था। ठीक है। तो चूंकि सरल तो कोई चीज़ नहीं होती, मैंने पहले भी बताया था। पार्टिकुलर यदि एक दो क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम सरल कठिन कह सकते हैं, क्योंकि सरल कठिन नहीं कह सकते एक दो क्वेश्चन पे। जो ऑल ओवर जब हम उसको जांचते हैं तो सरल कठिन की हम वो परिभाषा जो बनी हुई है कि ये पेपर कठिन था, ये सरल था, क्योंकि कुछ एक पेपर ऐसे होते हैं जिसमें लेंथी क्वेश्चन होते हैं। एक दो क्वेश्चन में कोई ऐसी किसी प्रकार की परिभाषा नहीं चलती कि ये क्वेश्चन सरल है या कठिन है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो जो हमें आते हैं वो सरल है, नहीं आते। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक है जिसका हमें बेस आता है तो हमारे लिए सरल होता है, जिसका हमें बेस नहीं आता तो चाहे वो कितना भी सरल है तब भी वो हमें कठिन लगता है। बाकी ऑल ओवर जब देखते हैं तो टाइम मैनेज करने में, क्योंकि सरल कठिन का जो मतलब होता है वो टाइम मैनेज को लेके होता है। हम समय का प्रबंधन कैसा करते हैं। लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा सा समय का प्रबंधन करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। यदि आसान पेपर होता है तो टाइम मैनेज हम थोड़ा सा आसान भाषा में कहें तो सरल तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ जो नॉर्मलाइजेशन है ये तो होगा, क्योंकि ऐसा तो सभी को पता है कि हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने, एचएसएससी आयोग के चेयरमैन साहब ने, ठीक है, तो ये तो कई बार कहा है, क्योंकि उन्होंने तो, आपको पता है कि उन्होंने तो सोशल मीडिया पर अपने जो ऑनलाइन भी कहा था कि भाई आप अपने सजेशन दे, अपने सुझाव दे कि हमें नॉर्मलाइजेशन कैसे करना चाहिए। अगर आपका सुझाव सही होगा, उचित होगा, तो हम उस पर काम करेंगे। या फिर कह सकते हैं कि भाई कोई किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं होगा जब रिजल्ट जारी होगा। तो अब नॉर्मलाइजेशन जो है वो लगभग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। ठीक है। तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो शिफ्ट की बात करते हैं तो शिफ्ट पहली और, सभी को पता है पहली और चौथी को कठिन मानते हैं, और कठिन मानते नहीं है, पहली और चौथी कठिन ही है, क्योंकि इसमें लेंथी क्वेश्चन है। और जो दूसरी और तीसरी है, दूसरी भी एवरेज है, लेकिन तीसरी थोड़ी सी सरल इसलिए कह सकते हैं कि इसमें, हालांकि देखो, हालांकि जब हम बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, चारों चारों पेपर में, चारों जितने भी चारों शिफ्ट हुई है उनमें हिंदी सेम, इंग्लिश बिल्कुल सेम, रीजनिंग बिल्कुल सेम, कंप्यूटर बिल्कुल सेम। ठीक है। हरियाणा जीके, हरियाणा जीके में लगभग सेम। बाकी 4 से 5 क्वेश्चन जो कथन निष्कर्ष के थे, थोड़ा सा उनको हम लेंथी कह सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा वाइड कह सकते हैं। ठीक है। बाकी मैथ की बात करें, मैथ बिल्कुल चारों में सेम। सिर्फ ओनली पहली और चौथी में 3 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से लेंथी थे, थोड़ा सा जो, और जिसका मैथ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए वो मैथ भी आसान था। लेकिन चूंकि आर्ट के भी बच्चे एग्जाम देते हैं, कॉमर्स के भी बच्चे एग्जाम, तो उनके लिए थोड़ा सा वो स्तर, वो कह सकते हैं कि भाई ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन थे और हमें टाइम नहीं मिला, हम इनको सोल्व नहीं कर सकते। तो अब जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया जो सुनने में आ रही है, जो जानकारी के अनुसार पहली और जो चौथी शिफ्ट है, आपके 7 से 8 नंबर बढ़ सकते हैं।
ठीक है। 7 से 8 नंबर मैंने क्यों लिखा, हो सकता है कि आपके 6 ही नंबर बढ़े, हो सकता है आपके 7 नंबर बढ़े, हो सकता है 8। अच्छा, फायदा होता है जब फर्स्ट प्री स्टेज होता है, जब एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो फायदा होता है, तो सभी को होता है। ठीक है। अब यहाँ कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई जो दूसरी और तीसरी शिफ्ट है, जब इनको 7-8 मिलेंगे तो क्या इनके कटेंगे? तो एलिजिबिलिटी टेस्ट में ऐसा संभव नहीं है शायद, जहां तक मैं समझता हूँ, मुझे अनुमान है, जहां तक मुझे नॉलेज है, इनके जो नंबर है वो रहेंगे, लेकिन इनको इनके बराबर कर दिया जाएगा। तो इनको इनके एवरेज स्कोर निकाल के, जैसे जैसे एवरेज स्कोर निकल गया, ठीक है, एवरेज एवरेज स्कोर के हिसाब से इन दोनों शिफ्टों को नंबर दिए जाएंगे, उन बच्चों को फायदा होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखो जो मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, वो यही आते हैं कि मेरी चौथी शिफ्ट में 42 नंबर हैं, पहली में 43 हैं, तो क्या मैं मेन एग्जाम की तैयारी करूँ? वो बच्चे टेक्निकल वाले बच्चे हैं। और देखो, सभी को पता है कि टेक्निकल वाला जो बच्चा है, उसका सब्जेक्ट अलग है, उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने टेक्निकल, किसी ने आईटीआई की है, ठीक है, या टेक्निकल कोई जेई का डिप्लोमा जिसने किया है, या फायर का डिप्लोमा किया है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि उन बच्चों की इंग्लिश, हिंदी, थोड़ा सा जीके की बात करें, हरियाणा जीके, तो उनका वो बहुत अच्छा लेवल नहीं होता है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि उनकी उनकी जो तैयारी है वो टेक्निकल में है। तो उनके लिए एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, तो एलिजिबिलिटी तो सभी को पता है भाई, ओबीसी 40% है, ठीक है, और जनरल की 50% है। तो कुछ एक ऐसे भी बच्चे हैं, देखो ये बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, हालांकि हालांकि बच्चे तो बड़े ब्रिलियंट भी हैं, बहुत ऐसे बच्चे कुशाग्र बुद्धि है, ऑलराउंडर भी होते हैं, जो टेक्निकल में भी वैसे होते हैं, मैथ रीजनिंग में, इंग्लिश हिंदी में भी वैसे होते हैं, क्योंकि उनका लेवल अलग होता है, वो थोड़ा सा ब्रिलियंट बच्चे भी कह सकते हैं। या फिर ब्रिलियंट की भी परिभाषा एक ये होती है कि भाई जो बच्चा जितना टाइम देता है, जितना टाइम किताबों में देता है, तो वो किसी भी तैयारी को पार कर सकता है, किसी भी बाधा को पार कर सकता है। तो वो तो एक अलग बच्चे होते हैं, ठीक है। ब्रिलियंट में हमारे हाथ में बनना, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, वो सब हमारे हाथ में होता है, हम उसमें कितना टाइम देते हैं, हमारी सोच कैसी है, ठीक है, हमारा माइंड कैसा काम करता है, हमारी मानसिकता कैसी है, तो उस हिसाब से अपने आप को वो कुशाग्र बुद्धि भी बनाता है। बाकी कुछ एक जन्मजात होते हैं जो बहुत उनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, तो वो चीज़ कई चीज़ें, वो तो साइकोलॉजी पे हम चले गए। तो हम बात करते हैं कि 40% और 50%, ओबीसी और जनरल की हम बात करते हैं। तो पहली और शिफ्ट चौथी में टेक्निकल के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके 40 की बजाय 35 तक नंबर बन रहे हैं, 35, 36, 37। तो कई बार पूछते हैं क्या सर हम मेन एग्जाम की तैयारी करें या नहीं। जनरल में 45 भी हैं, 46 भी हैं, ठीक है। तो ये तो कन्फर्म है कि नॉर्मलाइजेशन तो होना है, और 7-8 नंबर बढ़ने हैं, 6-7 बढ़ने हैं, 5-6 बढ़ने, तो वो तो बढ़ने हैं। तो जिसके 35 और 45 नंबर हैं उनको क्वालिफाई होंगे, यदि उनका एग्जाम पहली और चौथी शिफ्ट में है, ठीक है। तो पिछली बार भी जो टेक्निकल की जो भर्ती हुई थी, उसमें 4 गुना की जो कंडीशन थी मेन एग्जाम के लिए, देखो एक तो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी एलएम एसए की, एमपीएसडब्ल्यू की बहुत सालों से वैकेंसी नहीं आई है, फायर की वैकेंसी, जेई की वैकेंसी, आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी, तो ये बहुत ज़्यादा सीटें वैकेंट है। तो आपकी सीटी का परिणाम जब घोषित होगा, तो तुरंत प्रभाव से आपकी बहुत सी सीटें आएंगी, नोटिफिकेशन आएंगी, आपकी भर्ती, नई भर्ती 2025 में आएंगी, ठीक है। तो अब कंडीशन चूंकि पिछली बार 4 गुना की थी, अब कंडीशन 10 गुना की। अब ऐसा भी है कि भाई 4 गुना की उस समय थी 2022 में, आज 2025 में 10 गुना की है। तो इन 3 सालों में बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, बहुत अच्छी तैयारी की है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ा आलम होता है, ठीक है। तो वो बच्चा तैयारी कर रहा है बहुत 3 साल से, तो कहीं न कहीं 4 गुना और 10 गुना की कंडीशन तो बराबर सी होती है। लेकिन उस समय भी जो क्वालिफाई थे सीईटी में, उनको अवसर मिला था मेन एग्जाम में बैठने का। आज भी मैं बताता हूँ आपको कि लगभग लगभग जो क्वालिफाई होगा सीईटी में, टेक्निकल में विशेषकर, एलएम की बात करूँ, बिजली विभाग की बात करूँ, जेई की बात करूँ, एमपीएस स्वास्थ्य विभाग में एमपीएसडब्ल्यू की बात करूँ, स्टाफ नर्स की बात करूँ, तो उन बच्चों को अवसर मिलेगा 10 गुना में। अपना प्रयास स्टार्ट करें, बहुत अच्छा प्रयास करें, केवल प्रयास से काम नहीं होता, जब आप अपना 100% देंगे तो ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज यदि तैयारी करो तो पूरी करो, या केवल फॉर्मेलिटी से कभी भी कोई सिलेक्शन नहीं होता है, कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होता है, कोई एग्जाम फाइट नहीं होता है। तो जिसके पहली और चौथी शिफ्ट में 35-45 नंबर है, उनको भी मेन एग्जाम में बैठने का अवसर मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है, मेरी जानकारी है, ठीक है, मेरा अनुभव है। पिछली बार भी ऐसा ही था, क्योंकि टेक्निकल के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा स्कोर, ऑल ओवर बहुत अच्छा स्कोर नहीं करते, ठीक है। हाँ, कुछ एक बच्चे हैं उनके बारे में हमने बात कर ली है। तो जो भी क्वालिफाई है, बार बार चाहे आप किसी को पूछो चाहे मत पूछो,
आप मेन एग्जाम में 10 गुना में क्वालिफाई करेंगे और एग्जाम देंगे। तैयारी अपनी स्टार्ट करो। आपका जो रिजल्ट है वो इस महीने के लास्ट वीक में लगभग 90-95% आपका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट वीक में आपका करेक्शन पोर्टल खुलेगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। और पहली और चौथी शिफ्ट में फ़ायदा मिलेगा। जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। आप क्लास से पढ़ के देख सकते हैं उस चैनल पे। बहुत अच्छे लेवल की क्लास है। मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की, इंग्लिश की, इंडियन जीके की, हरियाणा जीके की, ठीक है, सारी क्लासें होती हैं। लेकिन उसमें एक रेगुलरिटी सिर्फ हरियाणा जीके और हिस्ट्री की क्लास चलती है। बाकी मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की, इसमें कभी कभी एक आध दिन गैप हो जाता है। बाकी फिर भी क्लासेस जितना समय मिलता है मैं क्लासेस पढ़ाता हूँ। अभी थोड़ी देर बाद में फिर हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। सभी बच्चे, सभी साथी जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।